नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जीके गुरु 772 में। साथियों, आज है 13 अगस्त 2025 और हम यहाँ हाजिर हैं आज की दिन भर की प्रमुख घटनाओं के बारे में चर्चा करने के लिए। साथियों, बने रहिए हमारे साथ इस एपिसोड में। इस एपिसोड की पहली खबर है इस तरह से। सरकार ने वीडियो शेयर कर दिखाई भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की झलक। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने कैप्शन लिखा कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जल्द आ रही है। गौरतलब है कि रेलवे ने इस साल जुलाई में चेन्नई में अपने पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफलतापूर्वक ट्रायल किया था। साथियों, हमारी सरकारों का प्रयास है कि हम इस तरह के ऊर्जा स्रोत और परिवहन साधनों को विकसित करें कि जिससे हमारे पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे। उन्हीं में से एक प्रयास है हाइड्रोजन ट्रेन का। आपको पता होना चाहिए साथियों कि जब हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उससे किसी भी प्रकार से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी गैसें उत्पन्न नहीं होती हैं, जबकि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो होते हैं, डीजल हो गया और कोयले से जो बिजली बनाई जाती है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं, जबकि हाइड्रोजन से किसी भी प्रकार के कोई विषैले पदार्थ उत्पन्न नहीं होते हैं। ये सरकार द्वारा उठाया गया हमारी सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। साथियों, जो हमारी सेहत से जुड़ी हुई है, क्या पानी में भिगोए हुए अखरोट खाने से बैड कोलेस्ट्रॉल घटाने में मदद मिलती है? इसी सवाल को जानिए। न्यूट्रिशनलिस्ट अभिलाषा बी ने कहा कि भिगोए गए अखरोट बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाने में असरदार साबित होते हैं। उन्होंने कहा ओमेगा 3 फैटी एसिड लिवर में LDL, जो कि एक तरह से खराब कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, उसके उत्पादन को घटाता है और इसे रक्त प्रवाह से बाहर निकालने में मदद करता है। अभिलाषा ने कहा अखरोट भिगोने से पोषक तत्वों का अवशोषण बढ़ता है जिससे कोलेस्ट्रॉल घटाने में मदद मिलती है। यानी जब भी हम अखरोट को खाएं तो उसे पहले थोड़ा भिगा लिया जाए, जिससे कि अखरोट में पाए जाने वाले जो पोषक तत्व होते हैं, जिनमें से प्रमुख है ओमेगा 3 फैटी एसिड, उसका हमारा शरीर और भी अच्छी तरह से अवशोषण कर सके। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि इंडोनेशिया में आए हुए एक शक्तिशाली भूकंप के बारे में है। इंडोनेशिया में मंगलवार को भूकंप के झटके महसूस हुए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3 रही और इसका केंद्र जमीन से 39 किलोमीटर नीचे था। इससे पहले इंडोनेशिया में 7 अगस्त को भी भूकंप आया था जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.9 रही थी और उस समय केंद्र जमीन से 106 किलोमीटर की गहराई पर था। साथियों, इस चित्र में आप देख सकते हैं इंडोनेशिया में जो भूकंप आया है वो उसके उत्तरी क्षेत्र में पपुआ न्यू गिनी जो देश है उसके पास में इंडोनेशिया का जो हिस्सा है वहाँ पे 6.3 रिक्टर स्केल की तीव्रता का भूकंप आया हुआ था। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि भारत और चीन के संबंधों से जुड़ी हुई है। भारत चीन के बीच 5 साल बाद सितंबर से शुरू हो सकती है डायरेक्ट फ्लाइट। ये रिपोर्ट्स के अनुसार, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और चीन के बीच 5 साल बाद सितंबर से डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो सकती है। दोनों देशों के बीच वर्ष 2020 की शुरुआत से सीधी उड़ानें बंद हो गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अगस्त को तियानजिन, चीन जो कि चीन का शहर है, वहाँ पर होने वाले संघाई सहयोग संगठन, जिसको अंग्रेजी में SCO बोला जाता है, उस सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे हैं जहाँ पर इसकी आधिकारिक घोषणा हो सकती है। साथियों, आपको पता होगा कि जब से कोविड-19 फैला था और कोविड-19 के दौर में सावधानी बरतते हुए चीन से डायरेक्ट फ्लाइटों को बंद कर दिया गया था। उसके बाद गलवान वैली की घटना हुई जिसमें भारत के सैनिकों के बीच में झड़प हुई और उसके बाद से लगातार भारत और चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइटें बंद थीं, जो कि आने वाले समय में संघाई सहयोग संगठन की जो मीटिंग है उसमें दोबारा से शुरू होने की उम्मीद है। साथियों, ये खबर जुड़ी हुई है हमारे आने वाले स्वतंत्रता दिवस से, जिसमें हर घर तिरंगा अभियान को चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में 1508 मीटर लंबे राष्ट्रीय ध्वज के साथ निकाली गई मेगा तिरंगा रैली। ये जो खबर है वो जम्मू कश्मीर के डोडा जिले से जुड़ी हुई है, जहां पर डोडा में मंगलवार को पुलिस उपायुक्त हरविंदर सिंह के नेतृत्व में
जिला प्रशासन ने मेगा तिरंगा रैली का आयोजन किया। इस दौरान स्कूली छात्रों समेत हजारों लोगों ने 1508 मीटर लंबा राष्ट्रीय ध्वज लेकर सड़कों पर उतरे। रैली की शुरुआत वेलकम डोडा गेट से हुई और कम्युनिटी हॉल में इसका समापन हुआ। रैली के दौरान जमकर देशभक्ति के नारे लगाए गए। साथियों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अभी जो हमारा स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, तो आपके शहरों में भी जगह जगह पर तिरंगा रैलियों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आप बढ़ चढ़ के भाग लें और अपने देशभक्ति की भावना को जागृत करते हुए अन्य लोगों को भी तिरंगा रैली में शामिल होने के लिए प्रेरित करें और भारत माता की जय के नारे बड़े ही जोर शोर से लगाएं। जय हिंद, जय भारत जैसे नारे भी आप बढ़ चढ़ के बोलें और अन्य लोगों को भी प्रेरित करें। अब साथियों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि दिल्ली में आवारा कुत्तों के बढ़ते हुए आतंक को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया था। सुप्रीम कोर्ट के कुत्तों को लेकर के फैसले का जाह्नवी कपूर, वरुण धवन समेत कई सेलिब्रिटीज ने विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने के फैसले पर रवीना टंडन, जाह्नवी कपूर, वरुण धवन, टाइगर श्रॉफ और जॉन अब्राहम जैसे सेलिब्रिटी ने इस फैसले पर उन्होंने नाराजगी जताई है। सेलेब्स ने एक कॉलेब नोट में लिखा, जिन्हें वह समस्या कहते हैं, हम उन्हें अपनी धड़कन कहते हैं। इसका असल हल कैद नहीं है, बल्कि टीकाकरण, नसबंदी और कुत्तों को गोद लेना। साथियों, आपको पता होना चाहिए कि जो भी आवारा कुत्ते सड़कों पर घूमते रहते हैं, कभी कभी वो छोटे बच्चे, महिलाओं या रात के समय अकेले जाने वाले लोगों पर हमला कर देते हैं और लगातार कुत्तों के हमले की घटनाएं बढ़ती जा रही थी, जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला लिया था, जिसका कई सारी सेलिब्रिटीज विरोध कर रही हैं। साथियों, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? क्या आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजना चाहिए या उनकी टीकाकरण, नसबंदी और गोद लेने जैसे उपायों के माध्यम से इस समस्या को हल किया जा सकता है? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर कर सकते हैं। साथियों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से जुड़ी हुई है। बलूचिस्तान में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान के 9 सैनिकों की हुई मौत। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आतंकी हमला हुआ है, जिसमें कम से कम 9 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। अधिकारी के मुताबिक जब पाकिस्तानी सेना का मूवमेंट हो रहा था, तभी आतंकवादियों ने हमला कर दिया। हाल ही में बलूचिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों ने एक यात्री बस पर गोलीबारी भी की थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। अब साथियों, आपको BLA, जो कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का शॉर्ट फॉर्म है, आपको पता होना चाहिए ये जो संगठन है, लगभग भारत और पाकिस्तान जो आज़ाद हुए थे उसी समय से ये बलूचिस्तान एक अलग देश के रूप में अपने आप को मान्यता देने के लिए संघर्षरत है और बलूचिस्तान के ही कुछ लड़ाके, सशस्त्र लड़ाके पाकिस्तान के सैनिकों पर लगातार हमला करते रहते हैं। उनकी मांग है कि हमारे जो प्रांत है, इसको एक अलग देश के तौर पर मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। साथियों, अगली खबर की तरफ बढ़ते हुए, जो कि हमारे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है। अब देखिए, केंद्र ने देश में 4 नई सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना को दी मंजूरी। जाने इससे किसको फायदा होगा? केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को 4 नई सेमीकंडक्टर यूनिट्स की स्थापना को मंजूरी दी है। आपको पता होगा साथियों कि जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं, जिसमें आप भले ही मोबाइल हो, हमारे कंप्यूटर्स हों, लैपटॉप हों, आईपैड, टैबलेट या और भी कई सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम, उनमें सेमीकंडक्टर की एक अहम भूमिका होती है और जो कि अभी तक हमें ताइवान या चीन जैसे देशों से उनका इंपोर्ट किया जाता था। उसके लिए अब भारत में ही 4 नई सेमीकंडक्टर की यूनिटों की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी गई है। साथियों, इन यूनिटों को ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में लगाया जाएगा। बकौल केंद्र सरकार, इन 4 अप्रूव्ड प्रस्तावों में कुल मिलाकर 2034 कुशल पेशेवरों के लिए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। वहीं इससे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को गति मिलेगी और कई अप्रत्यक्ष रोजगार के मौके खुलेंगे। साथियों, आपको पता होना चाहिए कि आज की डेट में जो संयुक्त राज्य अमेरिका को स्मार्टफोन यानी निर्यात किए जाते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो स्मार्टफोन बिकते हैं, उनको बनाने वाला सबसे बड़ा जो देश है वो हमारा भारत है। और इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्माण में हमारा देश धीरे धीरे करके उन्नति कर रहा है, जो कि हमारे विकसित भारत के सपने को सच करने में बड़ी ही अहम भूमिका निभाएगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है। आधार को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने
इलेक्शन कमीशन के रुख को माना सही। उन्होंने कहा है यह नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं है, यानी आप केवल भारत में घुसपैठ कर जाओ और एक आधार कार्ड बनवा लो किसी भी फर्जी तरीके से आप क्लेम, और फिर आप क्लेम करो कि हम तो भारत के नागरिक हैं, तो ऐसा अब नहीं चलने वाला है। आपको पता होना चाहिए प्यारे साथियों कि हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट में बांग्लादेश और म्यांमार की तरफ से कई सारे अवैध घुसपैठ करते रहते हैं, जिसमें म्यांमार के रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिम प्रमुख रूप से हैं। साथियों, ये जो भारत में अवैध प्रवासियों की समस्या है वो बड़े ही गंभीर रूप लेती जा रही है, जिसमें कई सारे लोग फर्जी आधार कार्ड या पैन कार्ड बना करके या वोटर कार्ड भी बनवा लेते हैं और वो अपना दावा करते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, तो उनकी नागरिकता का जो निर्णय है वो इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर फाइनल नहीं माना जाएगा। अब इसी खबर को पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण, जिसको SIR कहा जा रहा है शॉर्ट में, इस अभियान का आधार को लेकर चुनाव आयोग के रुख को सही बताया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने बिहार में SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कहा कि आधार कार्ड नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं है। बकौल जस्टिस सूर्यकांत इसे सत्यापित करना आवश्यक है। तो साथियों, अगर कोई फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनवा लेता है तो वो इस देश की नागरिकता का फाइनल प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा। साथियों, बढ़ते हैं जो कि हमारे फाइनेंशियल कंडीशन से जुड़ी हुई है, हमारी बचत योजनाओं से जुड़ी हुई है। आपके लिए कितना इमरजेंसी फंड होगा पर्याप्त और इसको कैसे तय किया जाए, इसी बात को जानते हैं। जानकारों के अनुसार आमतौर पर इमरजेंसी फंड में 3 से 6 महीनों के जरूरी खर्चों के बराबर पैसा होना चाहिए। यानी हम जो काम करते हैं, हमारा जो रोजगार है, आज हमारा जो इनकम का सोर्स है, तो उससे आने वाली आय में कम से कम हम इतना पैसा इमरजेंसी फंड के लिए रखें कि जिनसे हमारे 3 से 6 महीनों के जरूरी खर्चे चल सकें। लेकिन अगर आप पर परिवार की जिम्मेदारी है तो 9 से 12 महीनों का फंड आपके पास इमरजेंसी फंड के तौर पर अलग से कहीं संरक्षित होना चाहिए। अगर आपका मासिक खर्च 40,000 रुपये है तो आपके पास 1,20,000 से लेकर 2,40,000 या फिर 3,60,000 से लेकर 4,80,000 तक का फंड इमरजेंसी फंड के तौर पर अलग से रखा होना चाहिए। इस फंड को लो रिस्क स्कीम में निवेश करना चाहिए, यानी इस फंड को आप ऐसी योजनाओं में निवेश करें कि जब कभी आपको आपातकालीन स्थिति में पैसे की जरूरत पड़ती है तो इस पैसे को इमरजेंसी फंड के तौर पर उपयोग किया जा सके। साथियों, ये थी हमारी दिन भर की खबरें और आपने हमारे सेशन को पूरा देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, हमारी आपसे एक गुजारिश रहेगी कि आप अपने से बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना चरित्र इस प्रकार से विकसित करें कि आपके साथ महिलाएं और बच्चे सुरक्षित महसूस करें। इसी तरह से और विकसित भारत के सपने को संजोते हुए आप लगातार अपने आप को विकसित करने का प्रयास करते रहें, अपनी स्किल बढ़ाएं और समाज को अच्छा बनाने में लगातार अपना योगदान देते रहें। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि दोस्तों।